तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने जो वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने वन मैन जो कमीशन है उसकी सरबराही से रिक्यूज़ कर दिया और उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो वफाकी काबीना के थे उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो क्या ये अदम एतमाद है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का वफाकी हुकूमत की तरफ से बनाए गए कमीशन पर? मैं इस पर क्या सराही कर सकता हूँ, बेहतर राय तो जिलानी साहब खुद देंगे। लेकिन इस खत से एक अदलिया के अंदर खलफशार पैदा हुआ है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि हम सरगोशियों में सुनते थे वो खुलकर सामने आए हैं। और जब भी जाहिर है एक ऐसा इदारा जिसके आम तौर पे अंदरूनी मामलात अवाम की नज़र में नहीं आते, अब भी एक ख़त की सूरत में आ गए हैं, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। तो गालिबन जिलानी साहब ने वो कहते हैं डिस्क्रेशन इज बेटर पार्ट ऑफ वेलर, उन्होंने बेहतर ये समझा कि इस मामले से वो अपने आप को अलहदा ही रखें, लेकिन ज़ाहिर है बेहतर तोजी तो वही दे सकते हैं। नहीं, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो वफाकी काबीना की तरफ से अप्रूव किए गए, क्या वो बदनीयती पर मबनी थे? इससे तासुर तो ये मिलता है। जी नहीं, मैं बिल्कुल इससे जो है बल्कि बसात एहतराम इख्तलाफ करूँगा। TORs भी जो काबीना के अरकान हैं या वज़ीर इत्तलाआत हैं उसका बेहतर दिफा कर सकते हैं, लेकिन इशू तो यही है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने एक अपने आला जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे एक राहबरी मांगी, उसमें गाइडेंस के अल्फाज हैं ख़त के अंदर कि हमें गाइड करें, तो उसका नतीजे में पहले तो आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस ने और सीनियर तरीन जज साहिबान ने उन्होंने यही समझा कि इसका कमीशन बनाकर इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब जबकि कमीशन के जो सरबराह थे उन्होंने उससे जो है माजरत की है, तो आपको मालूम है फिर उसके बाद एक लार्जर बेंच बन गया है जो इस मामले को देखेगा। और फिर ये मामला सिर्फ इन 6 जजों की जो शिकायत थी जो कि अभी पूरी तरह वाज़े भी नहीं है, मुबहम है, उस तक तो महदूद नहीं रहेगा ना। फिर तो जो रेफरेंस भी उन्होंने दिया शौकत सिद्दीकी साहब के मामले का, तो फिर इसकी लपेट में मौजूदा भी और साबिका जो जस्टिस साहिबान हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आएंगे। तो एक तवील मामला हमारे सामने आने लगा है जिसमें किसी अक्लमंद ने कहा था कि दुआ सोच समझ के मांगे, कबूल ही ना हो जाए। तो अब जबकि सुओ मोटो लेकर दुआ कबूल हो गई है, तो जो हमारे फाजिल जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने बड़ी मुबहम सी बातें लिखी थी अपने ख़त में, अब उन्हें बाकायदा शवाहिद और सबूत के साथ इस लार्जर बेंच के सामने पेश होना होगा, तभी पेशरफ्त होगी। अब 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक ख्याल ये है कि जो 6 जजेस साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अगर वो इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होते तो शायद मुश्किल होती। ये अंडर द पैटर्नेज ऑफ जस्टिस काजी फायज ईसा या सुपीरियर जुडिशरी है, तो शायद वो मुश्किल नहीं होगी। अब ये 2 तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं। आपका क्या ख्याल है कि अब मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाएगी, खुद जजेस के ऊपर ओनस आ जाएगी? देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना डेकोरम, कि जो इदारों की एक वज़ेदारी थी वो तो पहले ही चिकनाचूर हो चुकी है। आपके नाजरीन को याद होगा कि काजी फायद ईसा ने एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपना केस का दिफा खुद किया था अपने साथी जजों के सामने। तो ये जो वज़ेदारी और डेकोरम है, ये बातें बहुत पीछे रह गई हैं। अब तो अगर हम जिसकी तवक्को कर सकते हैं वो ये है कि अगर तो ये जज साहिबान ठोस शवाहिद और सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो फिर जिसका उन्होंने खुद दावा किया है कि वो चाहते हैं कि अदलिया की खुद मुख्तारी हो, उसमें पेशरफ्त होगी। अगर वहाँ भी मुबहमी बातें रहेंगी, अगर अशखास का तयन नहीं किया जाएगा, जिस तरह एक मिसाल मौजूद है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बाकायदा नाम लेकर कहा था कि ये साहब मेरे पास आए थे, तो जिसकी उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। तो लिहाजा ये हम सब का ये कहना कि जी ठीक है, हम सब का पहला कयास जो है वो फाजिल जज साहिबान की गैर जानिबदारी और उनकी इंसाफ पसंदी पर ही है, लेकिन इस मुल्क में तो हर किस्म के साने हो चुके हैं। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब शौकत सिद्दीकी साहब के केस को प्रेफर कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि वो लाइव नशर हुआ और जाहिर है सबने देखा कि उसमें ये सवाल हुआ था शौकत सिद्दीकी साहब से, उनके काउंसिल के से भी, कि आपका जो केस है वो महदूद है मराहत तक और पेंशन तक, या फिर आप चाहते हैं कि वो लोग फिर उनको बुलाना भी पड़ेगा जिसमें
जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम था। जनरल कमर जावेद बाजवा को तो क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद से मुतालिक और फिर वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई थ्रू ईमेल्स और ये सारा मामला था, तो उस वक्त भी इंक्वायरी तो डिमांड कर रहे थे शौकत सिद्दीकी साहब भी और उनके वकील भी, लेकिन वो इंक्वायरी हुई नहीं थी और ये मामला भी जस्टिस काजी फायजीसा की कोर्ट में था। देखिए, बहुत सारे भारी जिम्मेदारी के केसेस जो हैं वो बार बार अदलिया में जा रहे हैं, और इसीलिए शायद अदलिया ने बेहतर समझा कि पहले के कमीशन के जरिए ही इसको प्रोसीड किया जाए। हमें ये याद रखना है कि शौकत सिद्दीकी साहब को भी उस वक्त की जो अदलिया थी उसके आला तरीन जज साहिबान ने अपनी मुलाजमत से सुपुर्दोश किया था, मिसकॉन्डक्ट के ऊपर डिसमिस किया गया था। तो वो भी जज साहिबान थे और उतने ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ से जितने आज के जज साहिबान हैं। तो लिहाजा अब उनका जो असल कॉन्डक्ट है वही गाइडेंस होगा। और मेरी जो है, अगर मैं अपनी ज़ाती राय यहाँ दे सकूँ, जिसका पार्टी या उससे गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है, कि इस सारे मामले में जहाँ अदलिया की खुद मुख्तारी का मामला है, इदारों की खुद मुख्तारी का मामला है, हमारे पास इससे कई ज़्यादा मजबूत बुनियाद जो है वो जस्टिस काजी फायजीसा का दिया गया फैजाबाद धरना केस का फैसला है। वो ज़्यादा ठोस है और उसकी जो सिफारिशात हैं उस पर अगर अमल होगा तो वो नस्बुलैन जो हम सब हासिल करना चाहते हैं वो करीब वो आ जाएगा। सर, धरना कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई, अमल दरामद कराना किसने है? जी, तो हुकूमत ने कहा है कि जो उसकी सिफारिशात है उसके मुताबिक हम कानून साजी करेंगे। लेकिन ये जो छह जस्टिस साहिबान ने खत लिख कर इस सारे मामले को अवाम की नजर कर दिया है, तो फिर जाहिर है जब आप पब्लिक में जाते हैं तो फिर सिर्फ हमायत में आवाजें तो नहीं उठती, फिर उसके ऊपर एतराजात और इल्जामात और तमाम माजी के जो इशूज हैं वो सब कंगाले जाएंगे। तो ये अदलिया का पूरी तरह जो है वो बल्कि अगर मैं फैज अहमद फैज को कोट कर सकूं कि बाहर आई है और नए सिरे से खुले हैं हिसाब सारे। लेकिन देखिए, जब आपने कहा कि मामला पब्लिक डोमेन में है, एतराज़ात भी होते हैं, इल्ज़ामात भी होते हैं, तो आज की हुकूमत क्या उन एतराज़ात और इल्ज़ामात के साथ खड़ी होगी, या फिर जब आप ऑपोजिशन में थे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी अपना मुकदमा लड़ रहे थे, तो आप कहते थे कि शौकत सिद्दीकी साहब जिन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उनको इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए और करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, तो शौकत सिद्दीकी साहब के साथ खड़े हुए थे, तो क्या इन 6 जजेस के साथ भी उसी तरह से खड़े होंगे जैसे उनके साथ खड़े थे आप? देखिए ना, यही जो आज रिटायर्ड जस्टिस बड़े मोअज़्ज़ज़ तसद्दुक़ जरानी साहब, उन्होंने जो माजरत की है उसके बाद फिर ये मामला एक दफ़ा फिर अदलिया के कोर्ट में चला गया है। एक बेहतर समझा गया कि इसको हुकूमती कमीशन के जरिए हैंडल किया जाए, लेकिन अब तो फिर जब जो फाजिल अदालत है वो उस पर अपनी राय फैसले की सूरत में देगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, हमने देखा कि जस्टिस काजी फायजीसा की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ होगी, अटॉर्नी जनरल और उस पर वज़ीर कानून भी मौजूद थे, उधर से सीनियर प्यूरी जज थे, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मौजूद थी, एक बड़ी खुशगवार मुलाकात, उसके बाद कंसेंसस हुआ। क्या अब ये जो सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की गई है इसमें एग्जेक्टिव और जुडिशरी सेम पेज पर नहीं है? जी नहीं, देखिए, सो मोटो लेने में तो एग्जेक्टिव का कोई रोल नहीं है। एग्जेक्टिव का रोल तो तभी था कि जब पहली जो इंस्टेंस जिसे कहते हैं, जब इस केस का नोटिस लिया गया कि एक कमीशन बना दिया जाए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। अब जबकि मामला मुकम्मल तौर पर अदालत में है तो जो एग्जेक्टिव ब्रांच है वो तो अदालत की मुआवनत करेगी इस सारे मामले में, तो वो अब हमारे सामने है। और इशू यही है कि जब इस किस्म की एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड दरख्वास्त अदालत के सामने आ गई है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस में बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं जो इंतजामिया ने लेने हैं, जो फिर मुकन्नना ने भी लेने हैं अगर लेजिस्लेशन होनी है। तो ये एक तवील मामला हमारे सामने है और मैं तो दुआ ही कर सकता हूं कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में जो एक हमारा नस्ब-ओ-लैन है कि अल्लाह ताला के बाद इस ममलिकत में जो इक़्तिदार आला है वो मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, हम उसके करीब पहुंचें। सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, अब आपने मुकर्रना की बात की है तो ऐसी लेजिस्लेशन की बात भी हो रही है अब जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, तो हुकूमत एज अ होल ये सोच रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल कर दी जाए, क्योंकि खबर है, मैं इसलिए आपसे ये कंफर्मेशन चाहता हूं। मैंने भी उसी तरह आपने एक अफवाह सुनी है, अब अफवाहें भी खबर का दर्जा जो है ना वो भेस बदल कर आ जाती हैं। तो ये कि अभी तक तो ये अफवाह ही है, अभी कुछ सीरियस कोई इस पे टेक्स्ट जो है कोई इस वक्त सामने नहीं होना चाहिए। सर,
जी, इसमें भी अदलिया की जो कंसेंट है और उनका मशवरा है वो लेना होगा। एक निज़ाम राइज है जो कि अदलिया ने ही का एक सिस्टम राइज किया था। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, एक साबिक मुंतखब नुमाइंदा जो तवील अरसे तक पार्लियामान में था, जी जी। कि पार्लियामान का एक बड़ा संजीदा रोल है कानून साजी में अदलिया के बारे में भी। तो यहाँ फिर अदलिया की जो खुद मुख्तारी है वो अपना एक अलहदा समझे कि सब्जेक्ट है, लेकिन जिन रूल्स के अंडर अदलिया ने ऑपरेट करना है वो पार्लियामान का खास इस्तेहकाक है। तो लिहाजा पार्लियामान को भी इस मामले को देखना है कि अगर हजारों लाखों केसेस पेंडिंग हैं और जो क्वालिटी ऑफ द जस्टिसिएशन यानी इंसाफ करने का जो मयार है क्या वो दुरुस्त है, तो वो तो फिर मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अवाम के बिहाफ पर उसको यकीनी बनाए और अदलिया के साथ मुसावरत के साथ बात करें या जिस तरह भी आगे बढ़ें। लेकिन भारत पार्लियामान का एक बड़ा संजीदा रोल है सारे। सर वेरी क्विकली, ऐसा कानून बनना चाहिए? जी नहीं, मैं जाती तौर पे तो नहीं समझता कि इसकी कोई स्पेसिफिक वजह है। ठीक है। और अगर कोई वजूहात हैं तो वो अगर बनेगी तो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।